रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिल्पा, ओ शिल्पा, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो तुम सुबह सुबह? शिल्पा, मैं घर का काम कर लेती हूँ जब तक तुम प्याज छिल दो। तुम्हारे भैया को काम पर जाना है। क्यों, मैं नौकर लग रही हूँ जो काम करूँ? अरे मेरे भैया ने तुम्हें यहाँ बैठाकर खाली रोटी तोड़ने के लिए रखा है क्या? कैसी बात कर रही हो शिल्पा? अरे मुझे आज उठने में थोड़ी देरी हो गई थी, बस इसलिए मुझे खाना बनाने में देरी हो गई है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगी तो काम जल्दी हो जाएगा। चुपचाप से घर का काम कर लो, मुझे कॉलेज जाना है, समझी? थोड़ा सा काम होता नहीं है कि काम ना करने के बहाने ढूंढने लगती हो। इतना बोलकर अब शिल्पा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब बेचारी सिमरन को खुद ही सारा काम अकेले करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद राज सिमरन को आवाज लगाता है। सिमरन, मेरा लंच पैक हुआ कि नहीं? ला रही हूँ, बस 5 मिनट। सिमरन अब राज के लिए टिफिन लाती है और उसको देखकर राज बोलता है, हाय मेरी डार्लिंग कितना काम करती है। हाँ हाँ, बस भी करो, अब ऑफिस जाओ वरना लेट हो जाओगे। अच्छा ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। राज ऑफिस जाने लगता है कि तभी उसकी नजर सिमरन की साड़ी पर पड़ती है। उसकी साड़ी फटी होती है। ये देख राज बोलता है, सिमरन, तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, इसका मतलब तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। अरे भैया, होंगे कहाँ से? आप एक भिखारन से जो शादी करके लाए हो। अरे किसी अच्छी घर की लड़की से शादी करते तो समझ आता, लेकिन आपको तो रोड पर पड़ी हुई लड़कियाँ पसंद आती हैं। बस करो शिल्पा, बहुत हो गया, समझी? चाहे ये जैसी भी है, तुम्हारी भाभी है। हाँ, भाभी माय फुट। इस तरह अब शिल्पा वहाँ से चली जाती है और अब राज भी कुछ नहीं बोलता और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को जब राज और शिल्पा दोनों ही घर आते हैं तो शिल्पा अपने कमरे में बैठी हुई अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो यार तुम? मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, एक गिलास पानी ला दो। सिमरन पानी लेकर अपनी ननद के पास जाती है और उसके हाथ में पानी दे देती है। सिमरन शिल्पा से बोलती है, शिल्पा, मैं और तुम्हारे भैया बाहर जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं लेते हुए आऊंगी। नहीं, आप ही जाओ। और वैसे भी भैया तो मेरे भैया है ही नहीं जब से तुम उनकी लाइफ में आई हो। ये क्या बोल रही हो शिल्पा? अरे जाओ यार, दिमाग मत खाओ मेरा। सिमरन वहाँ से चली जाती है और देर रात सिमरन राज आते हैं। उनको देख शिल्पा अपना मुंह बनाते हुए चली जाती है और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगती हैं। एक रात राज शिल्पा के लिए बड़ी ही सुंदर ड्रेस लाता है तो वहीं अपनी पत्नी के लिए भी एक बहुत ही सुंदर सूट लाता है। अपनी भाभी का सूट देख शिल्पा चिल्लाते हुए बोलती है, भैया, आपने तो फर्क भी करना शुरू कर दिया है। अरे क्या हो गया? देख तेरे कितनी सुंदर ड्रेस लेके आया हूँ। हाँ हाँ, वो तो दिखाई ही दे रहा है कि किसकी महंगी ड्रेस है। खैर, मुझे भाभी का ही सूट चाहिए, मुझे वो पसंद है। अरे शिल्पा, तू सूट नहीं पहनती है इसलिए मैं तेरे लिए सूट लेकर नहीं आया। तेरी भाभी कब से कह रही थी एक सूट ला दो, इसलिए मैं उसके लिए एक सूट लेके आया हूँ। आई डोंट केयर, मुझे तो यही सूट चाहिए बस। और वैसे भी इस भिखारन ने इतनी महंगी ड्रेस देखी भी है क्या कभी, जो आज पहनेंगी? शिल्पा, जाओ यहाँ से। अरे राज, क्यों चिल्ला रहे हो शिल्पा पर? ये नाटक करना बंद करो, समझी? मेरे भैया के ऊपर ना जाने कैसा काला जादू कर दिया है, जो भैया को तुम्हारे बिना कुछ और सूझता ही नहीं है। लो शिल्पा, ये सूट तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। शिल्पा वो सूट नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और ऑफिस के काम की वजह से राज को कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। और ऐसे ही एक दिन शिल्पा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, ओ भाभी। हाँ शिल्पा, क्या हुआ? आज कुछ खाने को दोगी या नहीं? रुको, लाती हूँ। इतना कहकर अब सिमरन शिल्पा के लिए खाना लाती है और जैसे ही पहला निवाला शिल्पा अपने मुंह में डालती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, यार तुम खाना बनाना भी भूल गई हो क्या? लेकिन क्या हुआ है? इतना गंदा खाना बनाया है ना तो नमक का पता है ना ही मसाले का। मेरे लिए कुछ और खाना बना कर लाओ, समझी तुम? लेकिन शिल्पा, मैंने तो अभी अभी खाना खाया है, खाना तो बिल्कुल ठीक है। उसकी बात सुनते ही शिल्पा खाने को फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, तुम मेरे लिए दूसरा खाना लाओगी या नहीं? अभी लाती हूँ शिल्पा। बेचारी सिमरन अब किचन में जाकर नीचे फर्श पर बैठकर रोने लगती है। सिमरन की आवाज सुनकर शिल्पा आती है और अपनी भाभी को नीचे बैठकर रोते हुए देखकर कहती है, हाँ, यही औकात है तुम्हारी, सही नीचे बैठी हो तुम, और काम कर लो चुपचाप। ये ड्रामे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? सिमरन शिल्पा की बात का कोई जवाब नहीं देती है और अपना काम करने लगती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और एक दिन सिमरन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है
सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन सिमरन उठती नहीं। ये देख शिल्पा अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी भाभी कंबल के अंदर सो रही है। ये देख शिल्पा कंबल को हटाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, अभी तक सो रही हो क्या? घर का काम करने कौन तुम्हारा बाप आएगा? शिल्पा, मेरी तबीयत काफी खराब है, ठंड लग रही है, इसलिए आज काम तुम कर लो। कभी नहीं। अरे घर का काम करने के लिए नहीं हूँ मैं, समझी तुम? और हाँ, ड्रामे तो ऐसे कर रही है जैसे ठंड लग रही है। उठ, काम कर घर का। आए दिन अब सिमरन के ऊपर शिल्पा जुल्म ढाई जा रही थी, या यूं कहें तो जब से राज गया तब से शिल्पा को अपनी भाभी को सताने का पूरा मौका मिल गया था और वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसको सताने लगी। बेचारी सिमरन अब बीमारी की हालत में उठती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो बेहोश हो जाती है और उसको बेहोश देख शिल्पा आती है और गुस्से में खुद से कहती है, इसको तो काम ना करने के बहाने चाहिए। उठ और जाके आराम कर, मैं कर लूंगी काम। इस तरह अब शिल्पा काम करने लगती है और कुछ ही समय बाद राज आ जाता है और शिल्पा को काम करता हुआ देख शिल्पा से कहता है, अरे शिल्पा, आज तुम काम कर रही हो? अरे भैया, आप कब आए? और क्यों, मैं काम नहीं कर सकती हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी भाभी कहाँ है? आराम कर रही है। उसकी बात सुनकर राज सिमरन को आवाज लगाता है। सिमरन, सिमरन। उसकी आवाज सुनकर सिमरन आती है और अपने पति को देखकर उससे कहती है, अरे आप आ गए? आप इतने दिनों बाद आए, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? सिमरन, याद तो बहुत आई, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, अब ऑफिस भी तो जरूरी है ना। अरे भाभी, आपकी तबीयत अब ठीक हो गई? अभी थोड़ा आराम है शिल्पा। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी राज के पास उसके ऑफिस से कॉल आता है। हेलो, हाँ सर। सर, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ। तुम्हें आना होगा, ऑफिस काम है। ठीक है सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ भैया? होगा क्या, ऑफिस जाना है। इस तरह अब राज ऑफिस के लिए जाने लगता है कि तभी सिमरन उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन राज नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिल्पा एक बार फिर से उसको सताते हुए बोलती है, चल उठ और जाकर कपड़े धो। जा रही हूँ। दफा हो यहाँ से। बेचारी अब बीमारी की हालत में काम करने लगती है कि तभी शिल्पा एक बार फिर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, जल्दी काम खत्म कर, समझी? ये क्या बदतमीजी है शिल्पा? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और भाभी से इस तरह बात करते हैं? तू मुझसे जवान लड़ाएगी भिखारन? हाँ, काम कभी खुद भी कर लिया करो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे भैया से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। उसकी ये बात सुनते ही शिल्पा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भाभी के बालों को खींचकर अपनी भाभी को घसीटते हुए हॉल में लाती है और जैसे ही मारने जाती है, राज शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है और उसको एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, शिल्पा, तुम इतनी नीचे गिर जाओगी, मैंने आज तक कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे, मैं तो सोचता था कि तुम अपनी भाभी से इसलिए नफरत करती हो क्योंकि वो गरीब है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था तुम अपनी भाभी से इतनी नफरत कर सकती हो कि अपनी भाभी पर हाथ उठाओगी। निकल जाओ मेरे घर से, मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए जो अपनों की इज्जत ना कर सके। जो अपनों की इज्जत नहीं करता ना, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा। निकल जाओ यहाँ से। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगी ऐसा कुछ। राज उसको अपने घर से बाहर कर रहा था कि तभी सिमरन राज का हाथ पकड़कर बोलती है, रहने दीजिए, अभी बच्ची है शिल्पा, इसकी गलती को माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करेगी। देख लिया शिल्पा, इसे कहते हैं रिश्तों को निभाना और रिस्पेक्ट देना। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिमरन अब अपनी ननद को माफ कर देती है, जिसके बाद अब सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। मार्च की गर्मी भरी दोपहर में कृति एसी ऑन के आराम से सोफे पर पसरी टीवी पर नाटक देख रही थी। तभी उसकी माँ हाथों में कपड़ों का ढेर लिए वहाँ आती है और उसके सर पर पटक कर कहती है, सारा दिन आंखें फाड़ फाड़ कर टीवी को निहारती रहती है, चल इन कपड़ों की तय लगा। अभी मैं कुछ नहीं कर रही। ये जल्लाद सास ननद मिलकर कैसे बहू तुलसी को नौकरानी की तरह काम करवा रही है। सही कहा है किसी ने, ये ससुराल वाले कभी सगे नहीं होते। तुलसी की जगह मैं होती ना तो तुरंत लौटकर अपने मायके आ जाती और भूल कर भी कभी ससुराल न जाती। ये बकवास सा सीरियल देखकर बकवासी बातें करने ही सीखी हो तू। एक औरत का ससुराल ही उसका असली घर होता है और तुझे भी एक दिन अपने ससुराल जाना ही है। तो अभी क्या मैं किराए के घर पे रहती हूँ? मैं तो नहीं जाऊंगी ससुराल। मेरा ना मत्था मत्थन का काम कर ले, ससुराल नहीं जाएगी तो क्या जिंदगी भर मायके का राशन ठूसेगी?
हाँ तो एक लौती औलाद हूँ आपकी, पड़ोसियों की थोड़ी ना हूँ जो उनके घर जाके खाऊं। जुबान चलवा लो महारानी से, क्योंकि हाथ चलाकर काम करने में तो मौत आती है इसे। यहाँ तो 2 बातें सुनाकर मैं ही काम कर देती हूँ। ससुराल में यही हरकत की ना तो सास 2 ताने भी सुनाएगी और काम भी तुझसे ही करवाएगी। जब मैंने ससुराल जाना ही नहीं है तो इन सब के बारे में क्या सोचना। हाँ हाँ महारानी, वो तो समय ही बताएगा। मैं भी कहती थी कि शादी नहीं करूँगी, लेकिन शादी भी की, ससुराल भी आई और तुझ जैसी निकम्मी औलाद को जन्म भी दिया। बस करो यार, जब मुझे जाना ही नहीं है ससुराल तो क्यों आप इन सब बातों का राग लेकर बैठ गई। इतना कहकर कृति वहाँ से चली जाती है। कृति एक मस्त और बिंदास लड़की थी, जिसे ससुराल शब्द सुनकर ही मिर्ची लग जाया करती, क्योंकि उसे लगता था कि ससुराल एक पिंजरा होता है जिसमें बहू नाम के पंछी को मजदूरी करनी पड़ती है। एक दिन उसकी पुरानी दोस्त मीनल, जो कि शादीशुदा थी, उससे मिलने उसके घर आती है। काफी दिनों के बाद देखने के कारण कृति उसे गले लगाकर कहती है, हे भगवान, शादी के 6 महीने बाद देख रही हूँ मैं तुझे, तो इतनी पतली क्यों हो गई? तेरे ससुराल वाले खाना नहीं देते? पागल है क्या? तू अपनी बता, सब बढ़िया है ना? मैं तो एकदम झकास हूँ। तभी सरिता चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है और टेबल पर रखते हुए कहती है, अरे मीनल बेटी, कैसी है? ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। आप तो ये बताओ कि इस दीदी की शादी कब कर रही हो? दीदी का शादी करने का मन ही नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? अरे ऐसा मैंने कब कहा? मैंने तो बस ये कहा था मम्मी कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। शादी के लिए तो मैं फॉरएवर रेडी हूँ। ये लो, अरे बात तो एक ही पड़ गई ना। शादी नहीं करेगी तो ससुराल भी नहीं जाएगी ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। नफरत तो मुझे ससुराल जाने से है, शादी से तो मुझे बहुत प्यार है। शादी तो मैं जरूर करूंगी और फिर अपने जो इतने शादी को लेकर अरमान सजाए हैं उन्हें भी तो पूरा करना है। बताओ, इस नालायक को शादी भी करनी है और ससुराल भी नहीं जाना। इसकी बातें सुनकर तो अपना ही सर दीवार में मारने को दिल करता है। समझा इस अपनी कम दिमाग वाली सहेली को। अरे आंटी जी, चिंता मत करो, ये सब इसके नखरे हैं। शादी हो जाएगी ना तो अपने साजन के पीछे पीछे ये ससुराल तो क्या, जहन्नुम भी चली जाएगी। समय बीतता है और ऋषि नाम के लड़के का रिश्ता कृति के लिए आता है। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी कृति चाय समोसे लिए किचन से आती है। ऋषि और उसकी माँ सुषमा को कृति पहले ही नजर में भा जाती है। दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी सुषमा कहती है, चलो, रिश्ता पक्का होने की खुशी में मेरी होने वाली बहू अपने हाथों की खीर बना के मुंह मीठा कर दे। खीर? मैंने कोई खीर नहीं बनाई। हाँ तो फटाफट गर्मा गर्म खीर बना ला। पर मम्मी, सामने लड्डू की इतनी बड़ी थाल पड़ी है, उसी से मुंह मीठा कर लो ना। अरे ये क्या बात हुई? अपनी होने वाली सास की बात नहीं काटती। जा बेटा, खीर बना जाकर। अभी मैं अपने मायके में हूँ तो ये मुझ पर हुक्म चला रही है। ससुराल में तो ये फरमाइशें कर करके मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। ना बाबा ना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आ जाता है। ऋषि की बारात नाचती गाती कृति के घर पहुंचती है और सभी रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न होती है। जैसे ही विदाई का समय आता है, कृति अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी सुषमा कहती है, बहू कहाँ? ससुराल वहाँ से नहीं, यहाँ से जाना है। अरे सासू माँ, जिस रास्ते से जाना नहीं वहाँ देखना ही क्यों? तुम कहना क्या चाहती हो कृति? ओहो, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी ससुराल नाम के पिंजरे में जाने की कोई इच्छा नहीं है तो मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। मम्मी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी वहाँ पर? बेटा, अभी मन हो या ना हो, विदाई तो जरूरी है ना। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। आपके खराटे सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। ऋषि, आप एक काम करो ना, घर जवाई बन जाओ ना, फिर मुझे ससुराल ही नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो? अरे भैया, अरे ससुराल नहीं तो क्या पागल खाने जाना है तुझे? अरे मेरा मतलब बेटा, गृह प्रवेश का मुहूर्त निकले जा रहा है, जल्दी गाड़ी में बैठ जा। हाँ कृति, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसीलिए खुशी खुशी विदा लो। मम्मी, मुझे मत भेजो ना, मुझे ससुराल नहीं जाना। उसकी ये नौटंकी देखकर सरिता कृति को कस कर गले लगाकर धीरे से बोलती है, चुप, एकदम चुप। ससुराल नहीं जाएगी तो क्या सारी उम्र मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलेगी?
अभी ये नौटंकी बंद कर और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जा, वरना कान के नीचे उल्टे हाथ का रख के दूंगी। फिर तू कहेगी मैं मायके नहीं आऊंगी। बोल अभी ससुराल जाएगी? अरे दबोच कर ही मार डालोगी क्या? जा रही हूँ ससुराल। कृति मुंह लटकाए जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और आखिरकार कृति को ना चाहते हुए भी ससुराल जाना पड़ता है। समय बीतता है और शादी के 1 महीने के भीतर ही कृति सामान सहित मायके लौट आती है। अरे तू अचानक कैसे टपक गई? फोन तो कर देती आने से पहले। मम्मी मैंने तो पहले ही कहा था मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। अरे मेरी सास ने खून पी रखा है मेरा। तू अपनी सास से लड़कर आ रही है क्या? मम्मी देखो मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं है, पर सास तो सास है ना, जब देखो चिल्लाती रहती है। आ गई मैं अपने मायके वापस। वाह वाह, बहुत महान काम किया है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सरिता के फोन पर सुषमा का कॉल आता है। कुछ देर उससे बातें करके सरिता कहती है, अरे समधन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे समझाकर भेज दूंगी। मम्मी सासू माँ चाहे फोन पे बुलावा भेजे, चाहे लेने के लिए घर के द्वार पर ही क्यों ना आ जाए, मैं नहीं जाऊंगी ससुराल तो मतलब नहीं जाऊंगी। समधन जी मैं बता रही हूँ आपकी बिटिया ना घबरा गई है। हाँ समधन जी, अब तो मुझे भी ऐसा लग ही रहा है कि इसका दिमाग सच में खिसक गया है। अरे आप चिंता मत करिए, ये ससुराल नहीं जाएगी तो भी इसे ससुराल भेजकर ही दम लूंगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। समय बीतता है। सरिता के लाख समझाने पर भी कृति ससुराल लौटने को राजी ही नहीं थी। एक दिन जब कृति आराम से टीवी देख रही होती है, तभी सरिता कहती है, अरे नलायक, तुझे पता है वहाँ तेरी सास सीढ़ियों से गिरकर अपना हाथ तुड़वा बैठी है और ऐसे हाल में तुझे उनकी देखभाल करने ससुराल में होना चाहिए। ओहो मम्मी, ऐसी छोटी मोटी चोट तो उन्हें आए दिन लगती रहती है। ये अंट-शंट नाटक देखकर ना तो बोरा गई है। कल से केवल कनेक्शन ही कटवा दूंगी। कोई नहीं, मैं फोन पे देख लूंगी, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। सरिता परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है। कुछ दिनों बाद सरिता फोन पर बातें करती हुई उसके सामने आकर कहती है, क्या दमाजी खाना ना खाने की वजह से बेहोश हो गए? अरे समधन जी समझाओ उनको कि जिस नलायक की याद में वो भूखे बीमार पड़ रहे हैं, वो तो यहाँ ठूस ठूस के 56 भोग दबा रही है। ध्यान रखिएगा उनका। मम्मी ऋषि की तबीयत खराब है क्या? हाँ तेरी सास तो यही कह रही थी, पर तुझे क्या, तू तो ससुराल जाएगी नहीं। वो कह रही थी कमजोरी से बेहोश हो गए हैं, पर तू तो फिर भी ससुराल नहीं जाएगी। मुझे तो डर है कहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आ जाए, पर तू तो तब भी ससुराल नहीं जाएगी। मम्मी मुझे लगता है कि अब मुझे ससुराल चले जाना चाहिए। कब तक यहाँ रहकर आपका खर्चा बढ़ाऊंगी? मैं निकलती हूँ। हाँ जल्दी निकल। क्या? अरे मैंने कहा ध्यान से जाइयो। जो कृति ससुराल नहीं जाऊंगी की रट लगाए बैठी थी, वो ऋषि की तबीयत खराब होने की बात सुनकर नंगे पाँव ही ससुराल जाने के लिए निकल पड़ती है।